नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। धामी सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। सरकार इस बीते 1 साल को नई मिसाल के तौर पर जनता के सामने रख रही है, तो दूसरी तरफ है विपक्ष, जो कि धामी सरकार के कार्यकाल को पूरी तरीके से विफल बता रहा है। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने बीते 1 वर्ष में कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी चुनौतियां भी हैं जिन पर काम करना अभी भी बाकी है। तो चर्चा आज इसी विषय पर, क्योंकि धामी सरकार के पूरे हुए हैं 1 साल। यह है धाकड़ 1 साल या फिर है चुनौतियों का अंबार। बीते साल में नकल रोधी कानून, महिला क्षैतिज आरक्षण, अपेक्षा से ज्यादा पर्यटक, बहुत कुछ मिला है राज्य को। लेकिन अंकिता भंडारी, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, पर्यटन संकट, दरकता जोशीमठ, पलायन और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी की जरूरत, इस तरह की असीमित चुनौतियां भी हैं जिस पर अभी भी सरकार को फोकस करना है, मैनेजमेंट और बेहतर करना है। तो आज चर्चा एक सकारात्मक कोशिश के लिए, बेहतर उत्तराखंड के लिए। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद होंगे। कुंवर जपेंद्र सिंह हमारे साथ में मौजूद होंगे, प्रवक्ता हैं ये बीजेपी के। जपेंद्र जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। साथ में हमारे साथ डॉक्टर पंकज मौजूद हैं, उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से हमारे साथ में। राजेश चमोली हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं। साथ में राजेंद्र सिंह बिष्ट, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ में मौजूद हैं, हमेशा रहते हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और क्षमा के साथ स्वागत, अंत में या मध्य में आपकी जरूरत हमें पड़ेगी। शुरुआत इस बार थोड़ी सी अलग करेंगे। हमेशा हम बीजेपी से या कांग्रेस से शुरुआत करते हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी के प्रतिनिधि हमारे साथ में हैं, डॉक्टर पंकज, उनसे शुरुआत करेंगे। डॉक्टर पंकज, आपसे शुरुआत करने का एक मकसद है। उत्तराखंड क्रांति दल का उत्तराखंड के निर्माण में एक अहम योगदान रहा है, ये सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है। आप धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? एक प्रमुख विपक्षी से नहीं पूछ रही हूं आज मैं उत्तराखंड क्रांति दल के उस एक नेता से पूछ रही हूं या उस एक व्यक्ति से पूछ रही हूं जिसने उत्तराखंड के लिए काम किया था ग्राउंड जीरो पर। पंकज जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। पंकज जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। पंकज जी के पास मैं वापस जाऊंगी, राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आप धामी सरकार के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं, 1 साल के कार्यकाल को? साल का जो कार्यकाल जो उत्तराखंड की सरकार है, तो यहाँ 1 साल का जो भविष्य बना रही है, मेरा मानना है कि उत्तराखंड की सरकार को राज्य के उन तमाम लोगों से, चाहे युवा हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे यहाँ के कर्मचारी हो, सब लोगों से माफी मांगनी चाहिए। वो इसलिए माफी मांगनी चाहिए कि आप आकलन कीजिए, इन 1 साल के अंदर इस राज्य में जो भ्रष्टाचार हो, चाहे जो अनैतिक तरीके से जो मतलब नौकरियां बेची गई हैं, उन तमाम मुद्दों पे उत्तराखंड की सरकार को माफी मांगनी चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि देखिए उत्तराखंड का हालत क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने शराब तो सस्ती कर दी, लेकिन पानी महंगा कर दिया। उत्तराखंड में बिजली महंगी की है अभी 15%, किताबें पे महंगी की है, ड्रेस महंगी की है। ये तो शिक्षा की हालत है। आप देखिए शिक्षा में पूरे देश में उत्तराखंड 33वें स्थान पे है। एक कुंवर जपेंद्र जी भी जानते हैं, अभी जो रिपोर्ट आई थी उसमें 33वें स्थान पे हम राज्य में शिक्षा के हालात पे हैं। स्वास्थ्य की मैं अगर हालत बताऊं तो स्वास्थ्य में हम पूरे हिमालय राज्यों में, इन 10 राज्यों में हम 10वें स्थान पे हैं। सबसे पिछड़ा राज्य है स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तराखंड, ये रिपोर्ट अभी सार्वजनिक हुई है। इसी प्रकार महिला तस्करी में उत्तराखंड हिमालय राज्यों में सबसे पिछड़ा लास्ट 10वें स्थान पे है, जहां पे सबसे ज्यादा तस्करी महिलाओं की होती है। ये उत्तराखंड की हालत है। भ्रष्टाचार में नंबर 1 आप देखिए, 22 भर्ती घोटाले इन 1 साल के अंदर हुए हैं, और जिसमें अधिकतर लोग, सारे लोग जो पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे हाकम सिंह हो, चाहे संजय धारीवाल हो। ये आपके सामने हमने तमाम डिबेटों में देखा है। अगर मैं नौकरियों बेचने की बात करूं तो स्वयं विधायक मंत्री नौकरियों बेचने का काम कर रहे हैं, चाहे 10 लाख हो, 15 लाख हो, 50 लाख हो, इस टाइप के रेट तमाम हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो। लेकिन आपको लगता है राजेश जी कि आप लोग भी उतनी मुखरता के साथ में पिछले 1 सालों में सरकार को घेर पाए हैं?
बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, देखिए हमने सदन, देखिए सदन की क्या हालत है आप देखिए। हमारे नेता तमाम, अंकिता भंडारी हत्याकांड जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का पुत्र संलिप्त है, 7 महीने हो गए। हमारे नेताओं ने गैर सदन में सरकार से सवाल पूछा कि उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड की उन तमाम माताओं को आश्वस्त कीजिए कि उनकी बेटियां उस राज्य में सुरक्षित है, आप इस पे चर्चा कीजिए, लेकिन सरकार ने उस पर चर्चा नहीं की है। हम चाहते थे, जोशीमठ आपदा इतनी बड़ी आपदा इस राज्य में आई है, पिछले 3 महीने से सरकार ने एक फैब्रिकेटेड, मतलब उनके लिए एक फैब्रिकेटेड हाउस नहीं बना पाई है। अभी कल के पेपर में आया है कि सरकार बहुत जल्द 90 फैब्रिकेटेड हाउस बनाएगी। बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि जहां 5%, 4.5-5% बेरोजगारी 2017 में रहती थी, आज 22.5% बेरोजगारी इस उत्तराखंड में आ चुकी है। लगभग 23-24 लाख लड़का उत्तराखंड में बेरोजगार है, 1,30,00,000 की जो आबादी में, आप आकलन कर लीजिए। महिलाओं पे लाठीचार्ज, युवाओं पे लाठीचार्ज, भर्ती घोटाले। अभी आज पेपर में आया है कि 1400 करोड़ देहरादून की जो स्मार्ट सिटी है उसके लिए खर्च हो चुका, लेकिन अभी तक मतलब जांच, मतलब पता नहीं लग रहा कि कहां खर्चा किया है। आप जपेंद्र जी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पंकज पैनुल जी यहाँ पे बैठे हैं, आप पूछ लीजिए देहरादून की किसी भी सड़क पे आप चला जाइए, आपको ऐसे हिचकोले मिलेंगे कि जैसे आप मतलब सड़क पे नहीं, आप ठीक है, पंकज पैनुली जी के पास मैं जाऊंगी। पंकज जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए शुरुआत में आपसे करना चाहती थी लेकिन आपकी ध्वनि में थोड़ा सा व्यवधान था, इस वजह से दिक्कत हो गई। आप अपनी बात पूरी कीजिए। और उत्तराखंड क्रांति दल के एक प्रतिनिधि के तौर पर इसलिए भी अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल का रोल उत्तराखंड के निर्माण में भी अहम रहा है, उसकी मांग में भी अहम रहा है, उसके लिए संघर्ष में भी अहम रहा। देखिए पूजा जी, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम सबसे पहले उत्तराखंड हमने मांगा क्यों था। उत्तराखंड हमने केवल इसलिए नहीं मांगा था कि हमारी राजधानी जो लखनऊ से उठ के देहरादून ना जाए। हमने मांगा इसलिए था कि ताकि मूलभूत जो समस्याएं और मूलभूत जो चीजें हैं उनको पहाड़ के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके। इसमें क्या है कि जब बीजेपी या कांग्रेस, इन दोनों ने क्या करा है कि यूपी की जो पूरी फोटोकॉपी, आप उत्तराखंड का कोई भी अधिनियम उठा के देख लीजिए, उत्तराखंड का कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, सिंपल यूपी की फोटोकॉपी करके यहाँ पे रख दी है। 22 सालों में दुर्भाग्य ये है कि जो राजधानी हमें मिलनी चाहिए थी, जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने जिस राजधानी को बोला था, 22 साल में अभी उत्तराखंड अपने घर ही नहीं है। एक राजधानी किसी राज्य का एक घर होता है, वो घर ही नहीं है हमारे पास। जिस पलायन के मुद्दे को लेके, जिस बेसिक एमिनिटीज को लेके उत्तराखंड आंदोलन लड़ा गया था और उत्तराखंड आंदोलन से उत्तराखंड मिला, आज आप देख लीजिए कि हेल्थ की क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है पहाड़ों में। स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं, ये कीर्तिमान इस सरकार ने कर रहा है कि 2 से 2,500 स्कूल बंद कर दिए उत्तराखंड के अंदर। कोई नया विद्यालय नहीं खुला, हॉस्पिटल आपके बंद हो रहे हैं, बेसिक एमिनिटीज और बेसिक चीजों की वहां पे वो नहीं है, जगह नहीं है। जो पलायन आयोग इस सरकार, यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल नकल रोधी कानून हो या फिर महिला क्षतिज आरक्षण, देखिए महिलाओं ने जो रोल निभाया है उत्तराखंड के निर्माण में, वो तो आप दरकिनार नहीं कर सकते ना। लेकिन धामी गवर्नमेंट ने जो महिला क्षतिज आरक्षण लेकर के वो आए हैं, क्या आप इसको भी सिरे से दरकिनार करते हैं? अरे कुछ तो उनकी उपलब्धियां हैं, उनका कुछ तो आप सम्मान कीजिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ बहुत बेहतर कर दिया है। कानून की बात करी, आपने ही कानून की बात करी, मैं उसी की बात करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इलेक्शन से ठीक पहले एक कमेटी बिठाई थी भू कानून को लेके। जब उत्तराखंड के हर व्यक्ति ने भू कानून की बात करी तो उन्होंने एक कमेटी बिठाई, और कमेटी बिठाने के बाद जब वो चुनाव जीत के आए, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, और अब तक वो भू कानून की वो कारपेट के नीचे कहां पड़ी है ये पता नहीं है। दूसरी आपने बात की महिला क्षतिज आरक्षण की। महिला क्षतिज आरक्षण में इन्होंने हमारा यहाँ पीसीएस का जो पेपर है, जिसको अब तक होके रिजल्ट आ जाना चाहिए था, एक लड़की ने वो लगाया, आज भी हमारे यहाँ वो कानूनन नहीं है उसका। अब जो आप बात कर रहे हो आंदोलनकारियों के 10% की, वो भी अभी तक उस पर साइन नहीं हुआ, गजट नोटिफिकेशन नहीं आया है उसका, ना अभी कानून बना है। और जो नकल का कानून है, नकल का कानून इन्होंने जो बनाया, उसमें पहला ही केस एक अभ्यर्थी पे हो गया उत्तरकाशी के, जिसने बोला कि पेपर की सील टूटी हुई है। तो ये जो आप उपलब्धियां आप बता रहे हो ना उनकी, ये उपलब्धियां असल में कोई उपलब्धियां है ही नहीं, ये जन प्रेशर। ठीक है, जपेंद्र जी के पास जाएंगे, जपेंद्र जी के पास जाएंगे। देखिए ओपनिंग करने का मौका आपको भी मिला, राजेश जी को भी मिला है। जपेंद्र जी के पास जाऊंगी मैं। जपेंद्र जी,
विपक्ष लगातार निशाने पे निशाने साध रहा है, तीर बहुत सारे आ रहे हैं, आपके पास ढाल मजबूत होनी चाहिए और मैं ये उम्मीद करती हूं कि बीजेपी की बेहतरीन ढाल बनकर के आप इस समय यहां पर मौजूद हैं। बहुत सारे सवाल हैं विपक्ष के पास जिनके जवाब आपको देने होंगे और जवाब इसलिए भी कह रहे हैं नकल रोधी कानून आप लेकर के आए, उसमें भी लूप होल है, महिला क्षतिज आरक्षण आप लेकर के आए, उसमें भी लूप होल है। गुणगान किस बात का हो रहा है? आपको तो माफी मांगनी चाहिए। सवाल ढाल का नहीं है जी। जीवन के हर क्षेत्र में चुनौतियां हमेशा सामने रहती हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती शुरू से ही रही है प्रदेश के विकास की, प्रदेश के जनमानस की तरक्की। जी। 2002 से लेकर 7 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही उत्तराखंड निर्माण के बाद और चीजें बिगड़नी वहीं से स्टार्ट हुई। पूरे जग जाहिर है, ये सिर्फ हम भारत की ही बात नहीं करते, पूरे जग में ये जाहिर है कि देश के अंदर विशेष रूप से भ्रष्टाचार को लेकर अगर किसी ने उसे प्रोत्साहित करने का काम किया है तो वो भारतीय कांग्रेस पार्टी ने करा है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्यों के स्तर पर हो। अब जब उत्तराखंड नया राज्य बना तो 2002 से 7 तक सरकार रही कांग्रेस की, 7 से 12 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भरकस प्रयास करे कि जो परिपाटी कांग्रेस द्वारा डाली जाती है या जिसकी वजह से प्रदेश का कहीं ना कहीं अहित हो रहा था, उस अहित को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यों को आगे बढ़ाया। और अभी हमारे यूकेडी के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो कांग्रेस की उस सरकार में ये भी सहभागी थे, ये भी कांग्रेस के साथ सरकार में शामिल थे। और हुआ क्या कि उसके बाद जब 2012 से 17 में दोबारा सरकार में हम शामिल नहीं थे और जब 2002 से 7 के बीच में हम शामिल नहीं थे, हम बीच में नहीं टोकते हैं, हमारा समय है, हमें अपनी बात पूरी करने दीजिए। जब गलत तथ्य मत दीजिए, हम उसे शहर से स्वीकार करते हैं, हम आपके आरोपों से घबराते नहीं है क्योंकि हमें पता है हकीकत क्या है। और आप गलत तथ्य मत पेश कीजिए, आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, गलत तथ्य पेश मत कीजिए। हम जब सरकार में थे हमने भू कानून लाया, हमने खाद्यान्न बिल लाया, हमने ये पटवारी रिफॉर्म कराया। करवा दीजिए, हम बीच में टोकते नहीं है, ऐसे की डिबेट नहीं हो पाती। ठीक है पंकज जी सुन लेते हैं जपेंद्र जी क्या कुछ कह रहे हैं, इनको सुन लेते हैं। जपेंद्र जी, 2012 से 17 के बीच में जब दोबारा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आई और जो हमने पहले कहा कि उस कांग्रेस की एक परिपाटी की वजह से, एक भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने की वजह से इस प्रदेश ने पहली बार अल्पायु में राष्ट्रपति शासन तक झेला, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और हाँ, हमें इस बात की जरूर खुशी है कि उससे प्रदेश की जनता में जागरूकता आई और जागरूकता आने के बाद जपेंद्र जी देखिए, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी। मेरे ख्याल में आप डिबेट का विषय समझ नहीं पाए। हम धामी जी के 1 साल की बात कर रहे हैं, धामी जी के 1 साल की बात कर रहे हैं। बीजेपी कब तक कांग्रेस का रोना रोती रहेगी, मैं ये बात भी समझना चाहती हूँ। आप कब तक कांग्रेस का रोना रोते रहे? ठीक है, उन्होंने किया, हमने माना, उन्होंने किया, बहुत खराब किया, सब कुछ खराब किया। अब आप कैसे रिफॉर्म करोगे वो तो आप बताओ ना। आप नकल रोधी कानून लेकर के आए, आप उसका जवाब दीजिए। नकल रोधी कानून आप लेकर के आए, पंकज जी कह रहे हैं उसमें लूप होल है। उत्तरकाशी से एक छात्र के ऊपर सबसे पहले जो है वो केस दर्ज हुआ है। जी सुनिए जी, 17 से 22 तक जब भारतीय जनता पार्टी पर प्रदेश की जनता ने भरोसा जताया और 22 के चुनाव में जब प्रदेश की जनता ने दोबारा भरोसा जताकर यह साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास मजबूत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद जनता के अंदर जगी है, तो उसी जगी हुई उम्मीद को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के शासनकाल के भ्रष्टाचारों को खोलने का 22 वर्षों में पहली बार प्रदेश के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री आया, युवा मुख्यमंत्री आया, जिसने भ्रष्टाचारियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के मामले खोले जाने लगे, चाहे वो कोई अपना था या बेगाना था, किसी को बख्शा नहीं किया और ना भविष्य में बख्शा जाएगा। अंकिता भंडारी में कौन अपना है जपेंद्र जी? भंडारी की हत्याकांड पर माननीय मुख्यमंत्री जी पहले बयान आ गया था
कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ इतने मजबूत साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए कि नार्को टेस्ट नहीं हो पाया। इतने मजबूत साक्ष्य पेश किए गए कि नार्को टेस्ट नहीं हो पाया। नार्को टैक्स के आप नार्को टैक्स में जो आना था वो तो सब पहले ही खुल गया जांच में। वो पहले ही सब खुल गया। आज नहीं हो रही है। आज उनके संपत्तियों की कुर्की के आदेश हो चुके हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री खुला जपेंद्र जी, खुला कि वीआईपी आदमी नहीं कमरा है। आज खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हमारे युवा मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया है और दोषियों, भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के लिए उत्तराखंड के अंदर कड़ी से कड़ी कार्रवाइयों को करके ये संदेश देने का काम किया जा रहा है कि उत्तराखंड अब बदल चुका है और उत्तराखंड विकास के पथ पे जिस तरह से आगे जा रहा है, यहाँ किसी भी तरह का भ्रष्टाचार और अपराध स्वीकार नहीं है। ठीक है पंकज जी, अपनी बात आप पूरी करें। आप हाथ रेज कर रहे थे। देखिए पूजा जी, ऐसा है कि ये सरकार जो है रिपीटेड सरकार है और इस बीजेपी के कार्यकाल को 6 साल हो गए हैं। तो मैं जपेंद्र भाई, बड़े भाई हैं हमारे, वो बता रहे थे कि सरकार ने ये उपलब्धियां करी। तो मैं इन्हीं के मैनिफेस्टो की कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। 100 दिन का लोकायुक्त, 100 दिन में लोकायुक्त कहाँ गया, एंटी करप्शन सेल कहाँ गई, उत्तराखंड आंदोलन का म्यूजियम, युवा नीति, खेल नीति, उच्च शिक्षा में ब्याज मुक्त ऋण, मेडिकल टूरिज्म, ट्रॉमा सेंटर, आयुष प्रदेश, हर कॉलेज में वाईफाई, अतिथि और संविदा शिक्षकों का समायोजन, मेधावी छात्रों को लैपटॉप और स्मार्टफोन, उच्च कोटि के आवासीय विद्यालय, मदरसों में कंप्यूटर, कामकाजी महिलाओं के लिए नए हॉस्टल, व्यापार कल्याण बोर्ड, आर्थिक मामलों के लिए अलग न्यायालय, दुर्गम में तैनात शिक्षक और कर्मचारियों के लिए दुर्गम भत्ता, नए पर्यटन स्थल, विपणन और कोल्ड स्टोरेज, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, नाले और धारों का संरक्षण, बिजली में रियायती दरें। रीना जी, पूजा जी, मजे की बात यह है कि इन्होंने बिजली में रियायती दरों का लिखा अपने मैनिफेस्टो में, लॉलीपॉप दिया और उत्तराखंड में 12% और 18% दोबारा से बिजली के रेट बढ़े हैं, जबकि सबसे ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करने वाला स्टेट हमारा है। ये है दानी सरकार की उपलब्धियां। 6 साल में ये काम नहीं कर पाए जो आधारभूत काम थे, जो इनके मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ था। और ये हाँ, मैं मानता हूं सरकार की बहुत ज्यादा उपलब्धियां रही हैं। हर उल्टे काम में, हर उत्तराखंड के हर एक कांड में बीजेपी का नेता शामिल था। वीआईपी को जो अंकिता का हत्याकांड में, कई में तो कांग्रेस का भी था, कई में तो कांग्रेस का भी था पंकज जी। नहीं, हम अभी की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने नहीं करा तो जनता ने झाड़ू मार दी। कांग्रेस आप बहुत देर से मौन थे ना, आप बहुत देर से मौन थे राजेश, तो मैंने कहा इसी बहाने। मैं नहीं चाहता था डिबेट में बीच में ना बोलूं, लेकिन आप देखिए जिस प्रकार आपने बीजेपी के राज्य के विकास पे चर्चा करने को कहा, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता अगले जहाँ गए, कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, क्योंकि इनके हालात ऐसे ही झूठ बोलने वाले हैं। इनके पास नहीं, बहुत ज्यादा तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा झूठ नहीं बोल रहे हैं। प्रवक्ता की व्यवस्था होती है, इतना तो आप भी समझते हैं ना चमोली साहब। नहीं, शिक्षा, आप देखिए शिक्षा पर चर्चा कीजिए। शिक्षा पे 33वें स्थान पर आ गया। भर्ती घोटाले में आपके नेता संजय धारीवाल अभी तक नहीं पकड़ा गया। जरा पूछिए इनसे, कंवर जपेंद्र जी से, आप भ्रष्टाचार की बात करें, संजय धारीवाल क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? आप बताइए, आपने नकल विरोधी कानून की आप जो भी चर्चा ठीक है, स्क्रीन पर जपेंद्र जी को और राजेश जी को लेके आइए। नहीं, युवा चाहता था कि उत्तराखंड में भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच हो। आप करा पाए क्या? आपका दम था कि आप सीबीआई जांच करा जाए? उत्तराखंड की मात्र सच्ची चाहती थी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पे सीबीआई जांच हो। क्या आप करा सकते थे? आप में दम था कि अगर आप कहते हाँ उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम सीबीआई जांच करें? उत्तराखंड का युवा चीख चीख के सड़कों पर कह रहा था कि 22 भर्ती घोटाले हो गए। मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा उत्तराखंड के युवा बेरोजगार युवाओं ने नारा लगाया था कि पुष्कर धामी वीक है तभी तो पेपर लीक है। ये उत्तराखंड के बेरोजगार संघ के युवा लगातार नारे लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग हैं झूठ बोलने में बड़े माहिर है। मैंने बताया नहीं, उत्तराखंड का युवा चीख चीख कर रहा है धन्यवाद मेरे सीएम, सस्ती कर दिया आपने 8 PM, आपने शराब सस्ती कर दी। उत्तराखंड जो पानी के लिए जो देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी को भी महंगा कर दिया। उस पानी को भी महंगा कर दिया जो हम पूरे देश भर को, हमारी मां गंगा के तहत पूरे देश भर को पानी मिल रहा है। आपने ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद ऊर्जा की यहाँ की जो हालत आप देख लिए, आपने किस प्रकार रेट बढ़ा दिए। भ्रष्टाचार में आपके 5 मंत्री लिप्त है। सहकारिता मंत्री पर आपके स्वयं के विधायकों ने आरोप लगाया कि सहकारिता मंत्री 15 से 20 लाख रुपए में नौकरियां बेचने का काम कर रहा है। आपके
प्रेमचंद अग्रवाल जी पे 72 अवैध नियुक्तियां, जिसमें स्वयं ठीक है, चमोली जी, जपेंद्र जी को सुन लीजिए। मोहर लगाया, आपकी विधानसभा अध्यक्ष ने मोहर लगाया कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपके मुख्यमंत्री पर खनन की चिट्ठियां, गाड़ी छुड़वाने की आरोप है। आपके नंदन सिंह बिष्ट, आपको याद होगा जपेंद्र जी, चमोली जी, जपेंद्र जी को सुन लेते हैं। जपेंद्र जी को सुन लेते हैं। छोड़ दीजिए, जपेंद्र जी बता दीजिए, आपके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का एक फर्जी पत्र, आपका उसका अरे चमोली जी, मैंने छेड़ क्या दिया, आप तो बस शुरू ही हो गए। सुन लीजिए, उन्हें भी सुन लीजिए। कहा, अरे साहब, उन्हें भी अवसर दीजिए, आप एक दीजिए, अवसर दीजिए, उन्हें भी दीजिए। जपेंद्र जी खुद ही कह रहे हैं कि आपके मंत्री का फर्जी पत्र। देखिए, जिस दिन से पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी दूसरी पारी संभाली है और दूसरी पारी संभालने के बाद जिस तरह से प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन नजर आ रहा है या कार्यशैली में परिवर्तन नजर आ रहा है, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को सामाजिक कार्यों में आगे, प्रदेश के हित में आगे बढ़ाया जा रहा है, पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाया जा रहा है, और विशेष रूप से भ्रष्टाचार के ऊपर वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी का विशेष फोकस है, क्योंकि 25वीं वर्षगांठ से पहले यूपीएससी का नौकरी बेचने वाला बता तो दे दीजिए। अरे राज्य के सामने, चैनल के सामने तो बता दीजिए कि आपका मंडल अध्यक्ष धारीवाल पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, आप बता दीजिए। नकल विरोधी कानून पे जो आप तारीफ कर रहे हैं, आपने उस युवा पे सबसे पहले कार्रवाई की जिसने कहा कि आपके नेताओं ने नौकरी बेचने का काम कर रहे हैं, जो सील टूटी आई उसने आवाज उठाई, आपने उसको कार्रवाई की। आप और ये एक जपेंद्र जी, चमोली जी, देखिए वाद विवाद बहुत हो गया। मैं जा रही थी, एक हेल्दी डिस्कशन होता, मैं राजेंद्र जी के पास जाऊंगी, राजेंद्र बिष्ट जी के पास जाएंगे, राजेंद्र बिष्ट जी के पास जाएंगे, राजेंद्र बिष्ट जी के पास जाएंगे, और मैं ये उम्मीद करती हूं कि आप तीनों लोग उन्हें सुनेंगे। राजेंद्र बिष्ट जी के पास जाएंगे। राजेंद्र जी, 3 मिनट का समय आपके पास है, उसके बाद मैं बीजेपी से एक जवाब लेना चाहती हूँ। राजेंद्र जी। पूजा जी, सबसे पहले तो मैं धामी जी के 1 साल को 3 भागों में बांटता हूँ। पहला चीज कि किस तरह से राजनीतिक पकड़ बनाना, वो धामी साहब ने धीरे धीरे करके अपने आप को एक, क्योंकि यंग थे, उनकी एज कम थी, उनके सामने बहुत बड़े बड़े नेता थे, तो किस तरह अपने आप को एक धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना, पहली चीज। दूसरी चीज जो है उनकी जो उपलब्धि है कि जो मैनिफेस्टो में उन्होंने जो बात बोली है, बीजेपी गवर्नमेंट की जो भी चीजें थी, जो भी उनके जो पॉइंट्स थे जिन पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसको धीरे धीरे आगे ले गए। मैं उसमें मेनली बात करता हूं, आप जो है यूसीसी जो कानून है, आप जो धर्मांतरण कानून को बनाना हो, या आपने महिलाओं के लिए जो बात करनी हो, नकल विरोधी कानून करना हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा अगर आप समझिए 10% जो आरक्षण इतने दिन से जो है जो लटका हुआ था, जो है आंदोलनकारी के लिए, उसमें भी काम करना, 30% महिलाओं का 36 आरक्षण देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है धामी सरकार की। इन सब जो है राजनीतिक प्रदेश के अंदर। जहां तक बात यह है कि इसके अलावा जो धामी साहब के साथ सबसे बड़े जो चैलेंजिंग था, वो था हरिद्वार के पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव में जो उन्होंने अपना वर्चस्व खड़ा किया, वो अपने आप में बहुत बड़ा रिमार्केबल है। तो मैं कहता हूं कि धामी सरकार ने किस तरह, धामी जी ने किस तरह से सब कुछ कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी अपने आप को एक जो है आगे खड़े करके चले। तीसरी जो सबसे खास बात है कि जैसे जो है इसमें बहुत सारे कांड हो गए, जैसे नकल के, और ये जो जितने भी जो है विधानसभा में भर्ती घोटाला हो गया, या और जगह पेपर लीक मामला हो गए, अंकिता भंडारी कांड हो गया, आप ये समझ लीजिए जो जोशीमठ का जो भूत दशा हो गया, ये जितने भी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करना, ये धामी सरकार ने कहीं ना कहीं, मैं इसको 100% तो नहीं मानता, लेकिन 60-70% कहीं कहीं धामी सरकार ने इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करी है, और एक मैसेज देने की कोशिश की है जनता में कि हम धीरे धीरे इसमें काम कर रहे हैं और इसमें प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां तक बात है कि अब चैलेंजेस की बात है, जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है धामी सरकार के साथ है आने वाले 1 साल, 2 साल और 3 साल के अंदर, निकाय चुनाव है, 2024 का जो है आपका लोकसभा चुनाव है। धामी अगर इसमें सफल हो जाते हैं तो आने वाले 5-10 सालों तक तो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी जो सबसे खास बात क्या है कि किस तरह से राजनीतिक जो जितने भी समीकरण है उससे आगे बढ़ाना, और उत्तराखंड की जो जीडीपी है, जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, धामी सरकार का बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये सारी बातें अगर मैं आप देखूं तो एक धामी सरकार का एक जो साल रहा वो उपलब्धियों भरा रहा,
लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे चैलेंज थे जिनको उन्होंने सुलझाने की कोशिश करी है। पूरी तरह नहीं सुलझे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी हद तक वो दो विषय मेरे पास हैं यहाँ पर राजेंद्र जी, दो विषय हैं जिनका मैं चाहूंगी कि जपेंद्र जी जवाब दें। जपेंद्र जी, जोशीमठ का हम जिक्र कर रहे हैं। एक जोशीमठ के लिए केंद्र सरकार ने आपको एक बहुत अच्छा पैकेज दिया है जिस पर आप काम कर सकते हैं। कुछ पैसा अगर इधर उधर होता भी है तो अगर आप 80% अमाउंट भी उसमें लगाते हैं, इंडल्ज करते हैं उसको, तो एक अच्छा जो है कह सकते हैं उसको रेनोवेशन हो सकता है। लेकिन सिर्फ जोशीमठ अकेला नहीं है, टिहरी डैम के पास भी अब दरारें आने लगी हैं और विशेषज्ञ भी कई बार एक बात को कह चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर सिर्फ जोशीमठ एक नहीं है, कई सारे जोशीमठ हैं। इसको कैसे गवर्नमेंट रेस्क्यू करेगी, इसको कैसे आप रेस्क्यू करने वाले हो लोगों को भी और पर्यावरण को भी, ये मेरा आपसे पहला सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा, बनभूलपुरा का जो मामला है उसको कैसे गवर्नमेंट टैकल करेगी, ये दो चीजें मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा की बैठक ली और उसमें बैठक के बाद बहुत विस्तृत चर्चाओं के साथ इसे आगे बढ़ाया, क्योंकि सरकार जानती है कि उत्तराखंड एक आपदा प्रभावित क्षेत्र है और जो 1000 करोड़ का पैकेज अभी स्टार्टिंग में जारी किया गया है जोशीमठ के निवासियों के लिए, तो ये तो एक शुरुआत भर है। और ये इससे ये संदेश देने का प्रयास किया गया है केंद्रीय सरकार द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी, माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन आप इस बात को स्वीकार कीजिए ना जपेंद्र जी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिन लोगों को जरूरत है उन तक ये मदद नहीं पहुंच पा रही है, अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि धामी जी की मंशा में कमी है, नहीं, ये हमारी हिडन रिपोर्ट्स हैं, ये हमारी हिडन रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको बता रही हूं। और मेरी कोशिश हमेशा जपेंद्र जी होती है कि चर्चा का एक सकारात्मक जो कहीं ना कहीं लक्ष्य है या मॉरल है वो निकल करके सामने आए, जिसको आप लेकर के जाएं गवर्नमेंट के पास। मैं ये नहीं कह रही हूं कि धामी गवर्नमेंट की मंशा में कमी है, लेकिन चीजें ग्राउंड पर नहीं पहुंच रही हैं, इस बात को समझिए। और दूसरा, आपको बनभूलपुरा पे काम करना पड़ेगा। मैं हाश नहीं होती बीजेपी पे या कांग्रेस में सत्ता पर बैठे किसी भी दल पर, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तराखंड जो राज्य है उसको टैकल करना, संचालित करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन अंकिता भंडारी हो गया, और भी चीजें हो गई, इन्हें तो आपको टैकल करना पड़ेगा ना, इनको आप पर्यावरण की आड़ में नहीं छुपा सकते हैं, इस पर तो काम करना पड़ेगा। सरकार टैकल कर रही है और मीडिया भी सरकार की आंख होता है। और बहुत सी चीजें ऐसी जो मीडिया के मार्फत यहाँ हम जब बैठ के चर्चा करते हैं, जैसा आपने कहा, तो इन चीजों पर विशेष रूप से सरकार ध्यान दे रही है और माननीय मुख्यमंत्री खुद फोकस कर रहे हैं कि कहीं पे भी किसी को न्याय मिलने में और किसी को मदद मिलने में देरी ना हो, कहीं पे भी बीच में अफसरशाही या सिस्टम उसमें रोड़ा ना बने। उसके लिए समय समय पर अधिकारियों को भी हिदायत दी जा रही है और उन्हें ये क्लियर और स्ट्रॉन्ग मैसेज पास किया जा रहा है कि आपको सरकार का सहयोगी बनके जनता की सेवा में उतरना है, कहीं पे भी कोई देरी या किसी भी तरह समय खत्म हो गया जपेंद्र जी, मैं माफी चाहूंगी आपसे। चलिए, आप चारों ही लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए। आपने देखा, सुना, जाना और समझा कि किस तरीके से धामी सरकार के जो बीते 1 साल है, साफ सुथरे 1 साल, वो कितने चुनौतीपूर्ण रहे और कितने धाकड़ रहे। धामी के साथ में एक टाइटल बड़ा जचता है, वो है धाकड़। वो फैसलों से भी धाकड़ नजर आते हैं, लेकिन हाँ, चुनौतियां भी उतनी ही धाकड़ हैं। यानी कि धाकड़ वर्सेस धाकड़ की लड़ाई है। अब इस धाकड़ में पॉजिटिव धाकड़ जीतेगा या नेगेटिव धाकड़ जीतेगा, ये कार्यकाल का अंत बताएगा। फिलहाल धामी जी कह रहे हैं और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि ये जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक होगा, सकारात्मक या नकारात्मक, ये देखना होगा। वक्त छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।